नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे आपदा प्रबंधन की तैयारियों की। देहरादून आपदा प्रबंधन की तैयारियों की बात करें तो बरसात से पहले आपदा प्रबंधन की तैयारियां मंत्री धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक ली है। 2 घंटे में बिजली, पानी, सड़क की सुविधा के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक सेवा विभागों को 24 घंटे अलर्ट के निर्देश दिए गए हैं। आधुनिक रिस्पॉन्स सिस्टम तैयार करने पर सहमति बनी है। तो पिछले 1 महीने से अगर आप देखें तो पहाड़ों में काफी डिस्टर्बेंस है। थोड़ा भी मौसम बदलता है तो आप देखते हैं कि सबसे पहले राजमार्ग प्रभावित होते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, नदियां उफान पर हैं, आसपास के लोगों को दिक्कतें होती है, कनेक्टिविटी कई गांवों की जो है वो टूट गई और उस लिहाज से ये तैयारियां की गई हैं। अलर्ट कर दिया गया है। आवश्यक सेवा 24 घंटे में अलर्ट। कई बार 2-2, 3-3 दिन, हफ्ते रास्ते नहीं खुलते हैं। सुनील नवप्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से हम देखें तो सब कुछ डिस्टर्ब है पहाड़ों में स्पेशली। बिल्कुल जीनत, राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने ये मीटिंग ली, लेकिन जिस तरह से मीटिंग में निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे के भीतर आपको सड़क खोलनी होगी, जो बिजली और पानी अगर कहीं पर डिस्टर्बेंस होता है तो उसको बहाल करना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि पिथौरागढ़, कल भी हम अपने दर्शकों से ये बातचीत कर रहे थे कि पिथौरागढ़ में जो नेशनल हाईवे है, जो लाइफ लाइन है पूरे जिले की, टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे, जिससे सैकड़ों की संख्या में पिथौरागढ़ के गाँव जुड़े होते हैं, इस हाईवे को खोलने में पूरे 1 हफ्ते का समय लग गया। तो आप लगाइए कि जब ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप एक हाईवे को खोलने में पूरा हफ्ता भर लगा दे रहे हैं, लेकिन जब आप मीटिंग लेते हैं तो आपके निर्देश सुनील, इसमें क्या एक चीज मान के चली जाए सुनील, एक तो आपने बहुत देर कर दी। आपको पता है उत्तराखंड की क्या स्थिति रहती है, मौसम का क्या रहता है। आप देर से जागे, क्या हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? और हमारे विभाग, कितने इक्विपमेंट्स हैं उनके पास, कितना आपने उन्हें सक्षम बनाया हुआ है, क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? आप सिर्फ आदेश दे दें, क्या इतना काफी है? बिल्कुल जीनत, क्योंकि मानसून काल शुरू हो चुका है और अब जाकर अगर तैयारियां, मीटिंगें होती हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवालों के घेरे में आ जाता है कि आपको तैयारियां बहुत पहले से कर लेनी चाहिए थी। जहां तक इक्विपमेंट की, वो विभागीय व्यवस्थाओं की बात है, तो मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, 2007-8 में इसका गठन किया गया था, तब से आज तक ये पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ संविदा के भरोसे कुछ कर्मचारी जो नियुक्त किए गए हैं उनके बलबूते पर चल रहा है। ये 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर लगाए गए होते हैं, जबकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको मजबूत किया जाना चाहिए था। उसमें परमानेंट कर्मचारी नियुक्त होने चाहिए थे, परमानेंट ऑफिसर्स नियुक्त होने चाहिए थे, लेकिन ये 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर लोग यहाँ पर रखे जाते हैं। 11 महीने बाद कौन रहता है, कौन नहीं रहता, पहले का क्या शेड्यूल था, क्योंकि अगर एक ऑफिसर हो तो उसको पूरा अनुभव फील्ड का होता है। आज तक आपदा प्रबंधन विभाग की अपनी नियमावली तक नहीं बन पाई है। तो आप देखिए कि किस तरह से आप मीटिंगों में बहुत बड़ी बातें करते हैं, निर्देश देते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसका इन मीटिंगों से दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ठीक सुनील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। निर्देश देना उतना ही सरल है जितना कि आप संसाधन उपलब्ध कराएं, वो उतना ही मुश्किल बना रखा है। सिस्टम ऐसा बना हुआ है, दरअसल उसे ठीक करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों मुख्यमंत्री का चुनाव सबसे बड़ी चर्चा का विषय है और संवैधानिक संकट की भी बात हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संकट का भ्रम फैला रही है, जबकि कांग्रेस खुद को चुनाव के लिए तैयार बता रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को 9 सितंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना है और इसके लिए चुनाव भी लड़ना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से संवैधानिक संकट की बात ने नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि संविधान के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A के तहत जिस राज्य में विधानसभा चुनाव 1 साल से कम समय में होने तय हो, वहां उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। यानी अगर ऐसा होता है तो फिर राज्य में आगे उपचुनाव नहीं होंगे और 6 महीने बाद तीरथ को कुर्सी से हटना होगा। अब बीजेपी का कहना है ऐसा कहकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है और विपक्ष चुनाव से बचना चाहता है। कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो सबको दिखाई देगी और मैं समझता हूँ ऐसा कोई संवैधानिक संकट हमारे सामने नहीं।
बीजेपी की बात पर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है, कांग्रेस चुनाव से पीछे नहीं हट रही, बल्कि निर्वाचन आयोग सरकार की कठपुतली है और ऐसे में जो सरकार तय करेगी वो निर्वाचन आयोग करेगा। नियम है कि यदि किसी प्रदेश के अंदर 1 साल से कम अवधि रहती है तो अगर कोई उपचुनाव होता है तो निर्वाचन आयोग उस उपचुनाव को कराता नहीं है, बल्कि जब प्रदेश में जो है चुनाव होता है उसके साथ उसको कराने का काम करता है। अब अगर निर्वाचन आयोग सरकार के हाथ की कठपुतली बन करके अधिसूचना जारी करता है तो कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव कब होंगे, अब तक इसका ऐलान नहीं हुआ है और जब तक सरकार सियासी तस्वीर साफ नहीं करती तब तक इस मसले पर सियासत नहीं थमने वाली। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के उपचुनाव लड़ने को लेकर संवैधानिक संकट की बात को सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने खारिज कर दिया। सुबोध उनियाल का कहना है कि कांग्रेस को अपना चश्मा बदलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का परीक्षण करा लिया है। कहा, सभी संवैधानिक बातों का पूरा करते हुए तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे। जो भी उस कानून में है हम लोगों ने उसकी पूरी की पूरी परीक्षण किया और मैंने आपसे कह रहा हूँ कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पूरा करते हुए जो आवश्यक रिक्वायरमेंट उनका पूरा करते हुए मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मुख्यमंत्री के उपचुनाव लड़ने में कांग्रेस द्वारा उठाए गए संवैधानिक संकट की बात को इनकार कर दिया। कहा, जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी तब विधानसभा चुनाव में 1 साल से ज्यादा का समय शेष था, लिहाजा मुख्यमंत्री को अब 6 महीने के भीतर उपचुनाव लड़ना है, तो हम लड़ेंगे और कांग्रेस हारेगी। यदि वो सदस्य 6 महीने तक चुनाव नहीं लड़ता तो तब वो सदस्य नहीं रहे। यानी हमने जब शपथ ली तब हम 1 साल से ज्यादा समय बचा हुआ था, यानी हम 151 की श्रेणी से बाहर है। चुनाव कराना ये चुनाव आयोग की बात है। अब सीट भी खाली है, हमें 6 महीने भी नहीं हुए, इसलिए चुनाव आयोग को चुनाव डिक्लेयर करना चाहिए तत्काल। हम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस हारेगी। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत और कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्याल के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि आखिर बोर्ड अध्यक्ष ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है कि उन्हें डर लगने लगा है। शमशेर सिंह सत्याल ने कहा था कि श्रम मंत्री उन्हें डरा धमका रहे हैं। मैंने ऑल इंडिया लाइसेंस है, मैंने उसको भेज दिया। मैं देहरादून में बिना एस्कॉर्ट के चलता हूं। अब हम अगर राजनीति में हैं तो हमें तो किसी से खतरा नहीं है। ऐसे क्या पाप कर दिया आपने, ऐसे क्या अपराध कर दिया आपने कि आपको इतना बड़ा खतरा हो गया। अब आपको बोर्ड रिजल्ट के फॉर्मूले की बात करते हैं तो सरकार ने इसे तय कर लिया है। बोर्ड रिजल्ट के लिए पिछली क्लास का रिजल्ट ही आधार बनेगा। 9वीं क्लास के 75% मार्क्स के आधार पर 10वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही 10वीं के इंटरनल एग्जाम्स के भी 25% अंक जोड़े जाएंगे। वहीं 12वीं के रिजल्ट्स की बात करें तो 10वीं, 11वीं और 12वीं के इंटरनल एग्जाम्स को बेस बनाकर ही नंबर्स दिए जाएंगे, तय किए जाएंगे। जो कक्षा 10 बजे बच्चों ने पास किया था उसका हम 50% जो उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की होगी 10वीं की, उसका 50% हमने उसमें शामिल किया, अंक लेंगे। और कक्षा 11वीं जो उन्होंने पास की होगी उसका 40% और इंटरनली असेसमेंट उसके आधार पर 10%। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें परिवहन निगम को घाटे से निकालने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान बचत के लिए खर्च में कटौती और आय बढ़ाने का प्रयास करने के निर्देश दिए, जिससे समय पर वेतन भत्ते का लाभ दिया जा सके। तो अपनी बचत कटौती जो होगी, बचत करने पर ज़्यादा जोर दिया है, खर्चों में कमी करने पर जोर दिया है। और जो हमारा यहाँ पर बस कार्यशाला है उसको शिफ्ट करने की भी देहरादून में हमने निर्देश दिए हैं।
हरिद्वार के जिला अस्पताल में विजिलेंस की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। विजिलेंस की टीम ने जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल के क्लर्क संजीव जोशी से घंटों पूछताछ की और जरूरी दस्तावेज इकट्ठा कर टीम क्लर्क को अपने साथ ले गई। बताया ये जा रहा है कि क्लर्क बिल क्लियर करने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। एसएसपी कार्यालय हरिद्वार में तैनात एक कांस्टेबल से रिश्वत मांगने पर उन्होंने इसकी शिकायत विजिलेंस की टीम से की और इसके बाद 7 लोगों की विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर क्लर्क को धर दबोचा। पूरा एग्जैक्ट तो पता नहीं है, जो हमें भी आज पता चला कि विजिलेंस की टीम आई थी, उन्होंने संजीव जोशी जो हमारे यहाँ पे बाबू का काम देखते थे उन्हें लेके गई है। उन्होंने कोई लिखित में हमें कागज़ वगैरह दिया नहीं है कि इस आरोप में या क्या धारा है, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट भी बता देते हैं। तो राज्य में कोरोना के 171 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। इसके अलावा 221 मरीज आज कोरोना से रिकवर हो गए। राज्य में अब एक्टिव केस घटकर 2800 रह गए हैं, जबकि रिकवरी रेट 95% पहुंच गया है। तो उत्तराखंड में 200 से नीचे पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस घटकर 2800 रह गए हैं और जो रिकवरी रेट है वो 95% हो गया है। उधर नैनीताल के दूरस्थ इलाकों में अब 18 साल से ऊपर वालों को गांव में वैक्सीन लगाई जा रही है। जलाल गांव में 200 से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। ग्रामीण भी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। न्यूज 18 ने ग्रामीण इलाकों की दिक्कतों को दिखाया था। गांव में वैक्सीनेशन सेंटर की ग्रामीणों की मांग को हमने प्रमुखता से दिखाया, जिसका ये असर है। वो मैनेजेबल है, अभी हम लोग कर रहे हैं। कल से हमने 18+ स्टार्ट किया है और ठीक है, कल भी हमारा थापला था, वहाँ हमने 150 वैक्सीनेशन किए थे। आज भी हमारा टारगेट 200 का है। यहाँ हमारा पोर्टल भी रजिस्ट्रेशन जो होता है ऑनलाइन है। तो अभी जैसे लास्ट टाइम हमारा बजून के पास में हुआ था तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी नेटवर्क की, पर उसके बाद हमने अभी जब जहाँ भी विजिट किया है थोड़ा बहुत इश्यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म है, बाकी सब मैनेजेबल है अभी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों की कितनी कद्र है, आज हम आपको बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा एयर पिस्टल में देश के लिए मेडल जीतने वाली शूटर आज सड़क पर नमकीन बिस्किट्स बेचने के लिए मजबूर है। नेशनल शूटिंग कंपटीशन में आज तक 24 गोल्ड, 8 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली ये है देहरादून की दलजीत कौर। सरकारी बेरुखी से दलजीत इतनी परेशान है कि अब अपनी मां के साथ सड़क पर नमकीन बेचकर अपनी मां और खुद का पेट पाल रही है। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रही दलजीत कौर के पास अपनी मां का ही सहारा है और वो अपना पेट पालने के लिए गांधी पार्क के बाहर ही नमकीन बेचने को मजबूर है। जो भी खिलाड़ी हैं वो सब समझते हैं कि कितना बुरा लगता है उस एक टॉप पे आके बिल्कुल आप जीरो हो जाते हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि मैं ठीक है, आप मुझे नौकरी नहीं देते मत दीजिए, लेकिन जो लोग अपना करियर इनका खराब हो रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं और लोग, उनके बारे में सोचिए। दलजीत की मां बताती है कि जब तक दलजीत के पिता और भाई जिंदा थे स्थिति ठीक थी, लेकिन आज वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। ये नौबत आ गई है कि सारा पैसा चुकाने के बाद मेरे पास पैसे ही नहीं बचते। मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, सिलाई विलाई का यहाँ सिखाती थी। मेरे अपने बैक में प्रॉब्लम आ गई गिरने की वजह से। अब मेरे से कोई काम तो होता नहीं है, ना इसका नौकरी है, इसे बाहर भी जाना है, इसका खर्चा भी करना, मुझे कहाँ से करूँगी, मेरे कौन कमाने वाला है। उत्तराखंड में एक खिलाड़ी के ऐसे हालात वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इस स्थिति पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उधर रुड़की सिविल लाइन इलाके की आदर्श शिवाजी कॉलोनी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव पंखे से लटका मिला। पुलिस महिला के पति से पूछताछ कर रही है। दोनों की करीब 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। कैराना की रहने वाली है और यहाँ पे नीरज से इसकी शादी हुई है और शादी के बाद ये इसका कहना है कि मैं मार्केट गया था और पीछे से जो है इसने फांसी लगा ली है
इस संबंध में जांच की जा रही है। उसके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है।